Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great and I also hope that your studies are going really well. And in this particular class, we are going to revise a very important topic, that is CARO 2020. कहने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए कि ये चैप्टर मतलब ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन टॉपिक है आपके सीए फाइनल ऑडिट एज वेल एज सीए इंटर ऑडिट दोनों ही लेवल्स के लिए। तो ये क्लास भी कॉमन रहेगी इंटर के बच्चों के लिए और आपके फाइनल के बच्चों के लिए। जब भी आप कंपनी ऑडिट पढ़ो, दैट इज जो भी आपके कंपनी ऑडिट के मेन सेक्शंस है उसके साथ साथ आपको कारो भी पढ़ना चाहिए, राइट। कारो है क्या, कारो कहता क्या है, कारो में किस टाइप की रिपोर्टिंग होती है, कारो किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीज हम इस पर्टिकुलर क्लास में सीखने वाले हैं, राइट। रिवीजन क्लास है तो हम अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ रिवीजन तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन जहां पे भी जिस भी पॉइंट पे मुझे लगता है कि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज को थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वहां पे उस चीज को रुक के हम उस एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, राइट। अगर आप इस चैनल पे सबसे पहली बार आ रहे हो, मतलब इफ यू आर कमिंग टू दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस रिलेटिंग टू ऑडिट एज वेल एज अदर काइंड ऑफ वीडियोस दैट माइट हेल्प यू टू प्रिपेयर योर एग्जाम्स वेल, राइट। सो आई एम स्टार्टिंग विद कारो 2020। कारो 2020 होता क्या है, होता क्या है? ये एक सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कारो होता क्या है, तो कारो एक फॉर्मेट है। क्या है? कारो एक फॉर्मेट है, एक ऑर्डर है। किसका? रिपोर्ट का। मैम ये किस टाइप की रिपोर्ट है? तो आपकी एक रिपोर्ट तो आपका ऑडिटर देता है, जिसको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लगाता है सेक्शन नंबर 143 कि जब भी ऑडिटर कंपनी की ऑडिट करेगा उस टाइम पे उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसको एक ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में उसको इशू करनी पड़ती हैं, राइट। उसके साथ साथ कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कौन से मैटर, जो आपके पैरा नंबर 3 में क्लोजेस दिए हुए हैं। टोटल 21 आपके क्लोजेस हैं। उन क्लोजेस, उन मैटर्स को आपके ऑडिटर को एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में प्रेजेंट करना पड़ता है। और वो कौन कौन से मैटर्स हैं जिनको मेरा ऑडिटर रिपोर्ट करता है, किस फॉर्मेट में उसको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीज मुझे सिखाता है कारो, राइट। तो कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपको इस कंसेप्ट से कुछ भी चीज आती है, जितनी भी चीज आती है, आप मेरे साथ बोलो, जितना आप बोलोगे उतना ही आपको ये पर्टिकुलर कंसेप्ट याद रहेगा, रिटेन रहेगा। तो सबसे पहले कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? कारो एप्लीकेबल होता है हर एक कंपनी के ऊपर। हर एक कंपनी मतलब एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, चाहे वो एक इंडियन कंपनी है चाहे वो एक फॉरेन कंपनी है। कौन सी फॉरेन कंपनी? जो डिफाइंड है आपके सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन नंबर 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। सिंपल सा याद रखना है कि कारो हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। कौन कौन सी? नंबर 1, कारो एप्लीकेबल नहीं होता एक बैंकिंग कंपनी के ऊपर। कारो एप्लीकेबल नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी एक डिफरेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। इनके ऊपर एक डिफरेंट स्टैच्यू लगता है। आपकी जो बैंकिंग कंपनी होती है उसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट लगता है, राइट। उसके बाद कारो एप्लीकेबल नहीं होता एक सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर। कारो एप्लीकेबल नहीं होता 1 पर्सन कंपनी के ऊपर। कारो एप्लीकेबल नहीं होता एक स्मॉल कंपनी के ऊपर। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट है तो उसको पढ़ के जाना, राइट। उसके साथ साथ कारो एप्लीकेबल नहीं होता एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर। दोबारा से बोलती हूं क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से एमसीक्यू और केस स्टडी में क्वेश्चन बनते हैं। कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? मेरे साथ बोलो, कारो हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। लेकिन कारो एप्लीकेबल नहीं होता बैंकिंग कंपनी के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, स्मॉल कंपनी के ऊपर, 1 पर्सन कंपनी के ऊपर, आपकी सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर और उसके साथ साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर भी
कारो एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। अब क्वेश्चन आता है, क्या मैम सारी की सारी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता? मैंने बोला नहीं, जो स्मॉल, जो आपकी छोटे स्तर पे जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज काम करती है उनके ऊपर आपका कारो एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सीड नहीं करते हैं 1 करोड़ रुपए से, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके टोटल बोरोइंग्स, क्या बोल रही हूं मैं, टोटल बोरोइंग्स एक्सीड नहीं करते हैं 1 करोड़ रुपए से, किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एज पर शेड्यूल 3 एक्सीड नहीं करते हैं 10 करोड़ रुपए से, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। तो कारो किनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? आपकी जो छोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होते हैं जिनके आपके पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सीड नहीं करते 1 करोड़ रुपए से, जिसकी टोटल बोरोइंग्स एक्सीड नहीं करती 1 करोड़ रुपए से, या फिर जिसके जो टोटल रेवेन्यूज हैं इंक्लूडिंग रेवेन्यूज फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एक्सीड नहीं करते 10 करोड़ रुपए से, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता कारो। ऑल्सो एक ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये जो मैंने आपको बोली है, ये सारी छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की सबसी कंपनी या फिर होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी है, उस केस में इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए जब आप इन लिमिट्स को देखोगे कि आपको पेड अप शेयर कैपिटल और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली जो लिमिट है उसको आपको कब देखना है, तो आपको इस लिमिट को चेक करना है एज ऑन दी बैलेंस शीट। मतलब एज ऑन दी बैलेंस शीट डेट अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सीड नहीं करते हैं 1 करोड़ से, तो उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आता है कि जो हमारी टोटल बोरोइंग्स है उसको किस डेट पे देखना है, तो इसका आंसर है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के टोटल बोरोइंग किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सीड नहीं करते हैं 1 करोड़ रुपए से, तो भी उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। और जो तीसरी कंडीशन है कि आपका टोटल रेवेन्यू एक्सीड नहीं होना चाहिए 10 करोड़ रुपए का, वो आपको कब देखना है, वो आपको देखना है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मैंने इतनी ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर इसलिए करी है क्योंकि यहां से एमसीक्यू और केस स्टडी में क्वेश्चन बनता है। स्पेशली ये जो आपका 5th पॉइंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये लिमिट याद होनी चाहिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड जो आपका ये कारो है वो आपके जो ऑडिटर होता है किसका, आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता एक्सेप्ट एक क्लोज है जो जिसको हम इस कारो में एंड में जाके पढ़ेंगे, दैट इज पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 21। वहां पे कैसे रिपोर्टिंग होती है जब हम इस क्लोज में जाएंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कारो आपके ऑडिटर की रिपोर्ट जो बनाता है अपनी सीएफएस के ऊपर, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट। कमिंग बैक टू द डिस्कशन दैट वी वर डूइंग अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और वहां पे कारो की एप्लीकेबिलिटी पूछी जाती है। अब मैंने आपको कंडीशन क्या बोली कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कारो कब एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सीड नहीं करते हैं 1 करोड़ रुपए से। तो इस पेड अप शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, तो इसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, लेकिन जो आपने शेयर एप्लीकेशन मनी ली है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं वहां पे, पेड अप शेयर कैपिटल। तो आपकी एप्लीकेशन मनी जो आपने ली है, जब आपने शेयर को अप्लाई किया उस टाइम पे जो पैसे दिए वो यहां पे इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसा शेयर जिसके ऊपर आपने ओरिजिनली कॉल पे कर दी थी और लेटर ऑन आपने उस शेयर को फॉरफिट किया है, तो उसका अमाउंट यहां पे ऐड हो जाएगा आपकी पेड अप शेयर कैपिटल में। और बोरोइंग और लोन्स एंड एडवांसेस में आपकी टोटल बोरोइंग्स आएंगी जो आपने किसी भी बैंक से ली है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है, इंक्लूडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने एनबीएफसी से कोई पैसा लिया है तो वो भी आपकी टोटल बोरोइंग्स की लिमिट में ऐड होगा। लेकिन जो आपकी नॉन फंडेड फैसिलिटीज होती हैं जैसे कि एलसी, वो आपकी टोटल बोरोइंग्स में इंक्लूड नहीं होती है। लेकिन अगर वो एलसी डिवॉल्व हो जाती है तो उस केस में आपके
आपकी उस एलसी के अमाउंट को हम टोटल बोरोइंग्स में ऐड करेंगे, राइट। आपका लोन चाहे शॉर्ट टर्म नेचर का हो, चाहे लॉन्ग टर्म नेचर का हो, चाहे सिक्योर्ड हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे डिमांड लोन हो, चाहे ओडी हो, कोई भी लोन हो, वो यहाँ पे ऐड होगा। क्या जो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी तुम्हारे आपकी इस टोटल बोरोइंग की लिमिट में ऐड होगा? आंसर इज यस, वो भी यहां पे ऐड होगा। तुम्हारे लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट आपका अक्रूड हो चुका है और जो इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब अक्रूड प्लस ड्यू, वो भी आपके टोटल बोरोइंग के अमाउंट में ऐड होगा। लेकिन एक ऐसा इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है पर ड्यू नहीं है, वो यहां पे ऐड नहीं होगा। फिर आता है टोटल रेवेन्यू में क्या क्या चीजें ऐड होंगी। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपके टोटल रिजर्व्स में ऐड होगा, और अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई डेबिट बैलेंस है उसको भी आप ऐड करोगे। ऐड मतलब आप उसको नेट करके दिखाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके P&L का बैलेंस है 2 लाख रुपए का और आप कहते हो कि 500 लाख का मुझे लॉस हुआ है या डेबिट बैलेंस है, तो आप उसको नेट करके ऐसे दिखाओगे, राइट। तो जो आप अमाउंट कंसीडर करोगे टोटल रेवेन्यू के लिए, वो आप कंसीडर करोगे 1500 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद रिजर्व्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी? आपका रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। और अगर आपकी ये कंपनी फाइनेंसिंग कंपनी है जिसका काम ही फाइनेंस देना है, तो उस केस में जो उसकी इंटरेस्ट की इनकम होती है वो उसकी रेवेन्यू की इनकम होती है। रेवेन्यू की इनकम के अलावा कौन सी इनकम आएंगी? अदर इनकम, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, गेन या लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी इनकम यहाँ पे आएंगी। लेकिन अदर इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया है तो अदर इनकम को आप अपने टोटल रेवेन्यू में ऐड करने से पहले इस अदर एक्सपेंस को नेट करोगे, माइनस करोगे, राइट। तो ये थी आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। आई होप कि ये डिस्कशन आपको समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम इसलिए लगाया है, ऑल्दो बहुत सारे टीचर्स जितने टाइम में मैंने सिर्फ एक बात ही डिस्कस करी है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस किया, पूरा कारो ही खत्म कर देते हैं, राइट। बट उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं पता। एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी आनी चाहिए। आप उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे ये आपको पता होना चाहिए, और उन चीजों के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। मूविंग फॉरवर्ड कि मैम हमें ये तो समझ में आ गया कि कारो किस किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है और किन किन कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब वो कौन से मैटर हैं जो मेरे ऑडिटर को कारो में रिपोर्ट करने पड़ते हैं? तो टोटल आपके 21 मैटर्स हैं, 21 मैटर्स दैट नीड्स टू बी रिपोर्टेड बाय योर ऑडिटर इन कारो। कौन से पैरा में रिपोर्टिंग होती है? पैरा नंबर 3 में रिपोर्टिंग होती है। और कितने मैटर्स हैं? 21 मैटर्स हैं। और कितने क्लोजेस वहां पे होंगे? 21 क्लोजेस होंगे, राइट। तो आपका सबसे पहला मैटर जो आपके ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। आपके ऑडिटर को पैरा नंबर 3 के क्लोज नंबर 1 में बताना पड़ता है कि क्या आपकी कंपनी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। किस चीज का रिकॉर्ड? जो भी उसके टेंजिबल एसेट्स हैं, जो भी उसके प्लांट, प्रॉपर्टी और उसके इक्विपमेंट हैं। उसके बाद उसको यह भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या उसकी कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसके रिलेशन में? जो भी उसके इंटेंजिबल एसेट हैं। पहले पॉइंट में मैंने क्या बोला कि क्या आपकी कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स टेंजिबल एसेट्स के रिलेशन में। दूसरे में मैंने क्या बोला? क्या आपकी कंपनी मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स इन रिलेशन टू इंटेंजिबल एसेट। तीसरी चीज, क्या ये जो आपके टेंजिबल एसेट्स हैं इनकी फिजिकल वेरिफिकेशंस आपकी मैनेजमेंट करती है रीजनेबल इंटरवल्स पे। और क्या जब आपकी मैनेजमेंट ने इन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की फिजिकल वेरिफिकेशन करी उस टाइम पे उसको कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली? अगर मिली तो आपकी मैनेजमेंट ने उन डिस्क्रिपेंसीज को, उन डेविएशन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे डील किया, इसको आपका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ अगला मैटर जो आपके ऑडिटर को रिपोर्ट करना है इन रिलेशन टू टेंजिबल एसेट दैट इज कि जो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रिलेशन में जो टाइटल डीड्स है वो क्या आपकी कंपनी अपने नाम पे होल्ड करती है, एक्सेप्ट अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, आपकी कंपनी ने अगर उसको लीज पे लिया है, मतलब आपकी कंपनी क्या लेसी है, तो उसको आप यहां पे इंक्लूड नहीं करते। रीजन बीइंग, अगर आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पे लिया है इसका मतलब क्या कि आप लेसी हो, आपके पास उसकी ओनरशिप नहीं है, सिर्फ राइट टू यूज है, तो उस केस में आपके पास उसकी टाइटल डीड नहीं होगी। अगला पॉइंट कहता है कि अगर आपकी
इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है तो आपके ऑडिटर को इस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। और आपको ये फॉर्मेट भी याद होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। वो जब रिपोर्टिंग देगा वो आपकी प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बताएगा, उसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू क्या है उसको बताएगा, किसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है इसको बताएगा, और अगर ये प्रॉपर्टी किसी प्रमोटर, डायरेक्टर या उसके रिलेटिव के नाम पे है ये बताएगा, कितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी हेल्ड है उसको यहां पे इंडिकेट करेगा एक रेंज, राइट। उसके साथ साथ रीजन क्या है कि आप इस प्रॉपर्टी को अपनी कंपनी के नाम पे होल्ड नहीं कर रहे हो, इसको भी आपका ऑडिटर बताएगा। अगला मैटर आपके ऑडिटर को जो रिपोर्ट करना पड़ता है इन रिलेशन टू पीपीई इज द रीवैल्यूएशन, पीपीई एज वेल एज इंटेंजिबल। सबसे पहले वो बताएगा क्या आपकी कंपनी ने इस ईयर में, इस अकाउंटिंग पीरियड में अपने किसी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की रीवैल्यूएशन करी है, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब अपने पीपीई की इंटेंजिबल एसेट्स की, राइट टू यूज की ड्यूरिंग द ईयर उसने कोई रीवैल्यूएशन करी है। अगर रीवैल्यूएशन करी है और वो रीवैल्यूएशन किसने करी होनी चाहिए, आपके एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने की होनी चाहिए, तो आपके ऑडिटर को स्पेसिफाई करना है अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब कि आपके जो पुरानी वैल्यू क्या थी उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एसेट की, और उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टेंजिबल एसेट्स एज वेल एज इनटेंजिबल एसेट, और उसका चेंज कितना आया है। अगर ये अमाउंट उसको तभी स्पेसिफाई करना है, इस चेंज को तभी स्पेसिफाई करना है अगर चेंज है 10% या उससे ज्यादा का, और ये 10% या उससे ज्यादा आप कब देखोगे, इसको आप कंसिडर करोगे एग्रीगेट ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपीई और इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। इसका मतलब जितने भी आपका पीपीई का पूरा ग्रुप है, पिछले साल उसकी वैल्यू क्या थी या रीवैल्यूएशन से पहले उसकी वैल्यू क्या थी और अब उसकी वैल्यू क्या है, और अगर चेंज 10% या उससे ज्यादा का है उस अमाउंट को आपके ऑडिटर को यहां पे बताना है। इन द सेम वे जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स है, रीवैल्यूएशन से पहले उसकी वैल्यू क्या थी, रीवैल्यूएशन के बाद उसकी वैल्यू क्या है, और अगर चेंज 10% से ज्यादा का है तो आपको यहां पे बताना है, राइट। उसके बाद कहता है क्या आपकी कंपनी के अगेंस्ट ड्यूरिंग द ईयर कोई बेनामी एक्ट में प्रीसीडिंग इनिशिएट हुई या फिर पहले से कोई आपकी प्रीसीडिंग पेंडिंग है, वो भी आपके ऑडिटर को यहां पे डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे आपका ऑडिटर बताएगा। अगर मुझे दोबारा से समराइज करना हो पीपीई में आपके ऑडिटर को क्या बताना है, सबसे पहले क्या आपकी कंपनी टेंजिबल एसेट्स के रिलेशन में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, शोइंग द फुल पर्टिकुलर्स। दूसरा, क्या आपकी कंपनी अपने इंटेंजिबल एसेट्स के रिलेशन में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, शोइंग द पर्टिकुलर्स, कंप्लीट पर्टिकुलर्स। तीसरा, क्या आपकी जो मैनेजमेंट है टाइम टू टाइम रीजनेबल इंटरवल्स पे अपने पीपीई की फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, और अगर करती है क्या उसको ड्यूरिंग द ईयर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, अगर मिली तो उसने उसको अपने रिकॉर्ड्स में कैसे डील किया, आपको ये बताना है, राइट। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा कि जितनी भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी टाइटल डीड आपकी कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपके ऑडिटर को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसकी रिपोर्टिंग देनी है। और अगर ड्यूरिंग द ईयर आपकी मैनेजमेंट ने अपने जो भी उसका पीपीई का ग्रुप है उसकी रीवैल्यूएशन करी, या फिर उसने इंटेंजिबल एसेट्स की रीवैल्यूएशन करी और उसका जो रीवैल्यूड अमाउंट है अगर उसमें जो चेंज है वो 10% या उससे ज्यादा का है, तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपके ऑडिटर को यहां पे करनी पड़ती है। उसके साथ साथ क्या ऐसी कोई आपकी प्रोसीडिंग है जो आपकी कंपनी के अगेंस्ट शुरू हुई है या कोई लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है बेनामी एक्ट में, और क्या आपकी मैनेजमेंट ने उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं, इसकी भी रिपोर्टिंग आपके ऑडिटर को यहां पे करनी पड़ती है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लोज दैट इज इन्वेंटरीज, राइट। इन्वेंटरी के रिलेशन में आपका ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा, क्लोज यहां पे कौन सा लगेगा, पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 2। आपका ऑडिटर बताएगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करी है इन्वेंटरी की एट द रीजनेबल इंटरवल्स। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर
ये भी चेक करेगा, अपना ओपिनियन देगा कि आपकी मैनेजमेंट ने जो फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो उसके कवरेज और प्रोसीजर्स क्या अप्रोप्रिएट थे या अप्रोप्रिएट नहीं थे, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है कितने अमाउंट की, 10% या उससे ज्यादा की, और ये 10% या उससे ज्यादा आप देखोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, तो उसकी रिपोर्टिंग भी आपका ऑडिटर यहां पे देगा। वो रिपोर्ट करेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने इस डिस्क्रिपेंसी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे डील किया, राइट। उसके साथ साथ क्या ड्यूरिंग द पीरियड, क्या इस अकाउंटिंग पीरियड में, यहां पे देखने वाली बात है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, क्या आपकी एंटिटी ने एक वर्किंग कैपिटल लिमिट ली है, जिसको आप कहते हैं सीसी की लिमिट, और ये लिमिट आपने कैसे ली है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ योर इन्वेंट्री। मतलब आपने अपनी इन्वेंट्री को एज अ सिक्योरिटी रखा, उसको हाइपोथिकेट करवाया, और उसके अगेंस्ट आपने क्या कोई लिमिट ली है, और अगर ली है तो आपकी कंपनी को टाइम टू टाइम क्वार्टरली रिटर्न्स भेजनी पड़ती है बैंक को, तो क्या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी एंटिटी उन क्वार्टरली रिटर्न्स में लिख के भेजती है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है या अकॉर्डिंग नहीं है, आपके ऑडिटर को इसकी भी यहां पे डिटेल देनी है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन, और दूसरा पॉइंट यहां पे आया कि क्या आपकी इन्वेंट्री के अगेंस्ट आपकी कंपनी ने कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करवाई है या नहीं करवाई है, राइट। तीसरा मैटर जो आपके ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है वो है IGL, दैट इज इन्वेस्टमेंट गारंटीज लोन्स एंड एडवांसेस। पैरा कौन सा है, पैरा 3 ही चलेगा। क्लोज कौन सा है, क्लोज है आपका 3। आपके ऑडिटर को बताना पड़ता है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है या कोई गारंटी प्रोवाइड करी, क्या कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, कोई लोन प्रोवाइड किया, या कोई एडवांस विच इज इन द फॉर्म ऑफ लोन दिया है। किसको दिया है, किसी कंपनी को दिया, किसी फर्म को दिया, किसी LLP को दिया, या किसी और पार्टी को दिया, चाहे वो लोन, वो एडवांस सिक्योर्ड था, चाहे वो अनसिक्योर्ड था। अगर दिया है ऐसा कोई लोन, ऐसा कोई एडवांस, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करी है, ऐसा कोई एडवांस विच इज इन द फॉर्म ऑफ लोन किसी भी एंटिटी को, और अगर वो एंटिटी है आपकी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, तो उस केस में आपके ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि एग्रीगेट अमाउंट क्या है ऐसे लोन और ऐसे एडवांस का, और बैलेंस शीट के डेट के ऊपर कितना बैलेंस उस लोन एडवांस के रिलेशन में या फिर सिक्योरिटी और जो भी गारंटी है उसके रिलेशन में आउटस्टैंडिंग है। और अगर ये जो लोन एडवांस इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी आपकी कंपनी ने करी है वो कहां पे करी है, एनी पार्टी विच इज अदर देन सब्सिडरी, जेवी एंड एसोसिएट, उस केस में भी सेम ही रिपोर्टिंग होगी कि एग्रीगेट अमाउंट कितना है और बैलेंस शीट डेट पे कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे पहले आपका जो ऑडिटर है वो देखेगा कि क्या मेरी कंपनी ने, जिसका कारों की रिपोर्टिंग हो रही है, उस कंपनी ने किसी और एंटिटी को लोन दिया, एडवांस दिया, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी, और अगर दी, जिस कंपनी को दी वो मेरी कंपनी की सबसी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, तो कितना वो अमाउंट है और कितना बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग है, उसको पॉइंट नंबर ए में उसको दिखाना है। क्लोज नंबर बी, मतलब फर्स्ट पॉइंट की बी सब पॉइंट में क्या दिखाएगा कि अगर ये जो लोन उसने अपनी सबसी, एसोसिएट और जेवी के अलावा किसको दिया है, उसका टोटल अमाउंट क्या है और कितना बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग है। उसके साथ साथ जो भी ये उसकी IGL है, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट गारंटी लोन्स एंड एडवांस, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी कंपनी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। दोज टर्म्स एंड कंडीशंस शुड नॉट बी प्रेजुडिशियल टू योर कंपनी, राइट। तो यहां पे इसकी भी रिपोर्टिंग आपका ऑडिटर करेगा। तो जो भी आपकी कंपनी ने लोन दिया, इन्वेस्टमेंट दी, गारंटी दी, सिक्योरिटी दी, उसके रिलेशन में क्या आपकी कंपनी ने एक रीपेमेंट शेड्यूल बनाया, वेदर अ रीपेमेंट शेड्यूल हैज बीन स्टिपुलेटेड और नॉट, और उस रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या आपकी कंपनी को पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं, इसकी भी रिपोर्टिंग आपका ऑडिटर यहां पे करेगा। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को बताना पड़ता है कि जो भी ये लोन आपकी कंपनी ने दिया या जो भी एडवांसेस करे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन, उसका जितना भी टोटल अमाउंट ओवर ड्यू है, कितने पीरियड से ज्यादा, 90 दिन से ज्यादा अगर कोई लोन का अमाउंट ड्यू है तो क्या आपकी कंपनी ने उस पैसे को रिकवर करने के लिए रीजनेबल स्टेप लिए या नहीं लिए, इसको भी आपके ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके साथ साथ
कोई भी लोन या कोई भी एडवांस जो है आपके लोन की फॉर्म में जो आपकी कंपनी ने ग्रांट किया था, क्या ऐसा कोई लोन है जो इस ईयर में, जिस ईयर की आप रिपोर्ट बना रहे हो उस ईयर में वो ड्यू हो रहा है, मतलब उसकी मैच्योरिटी की डेट आ गई है, या फिर उसका रिन्यूअल हो रहा है, या फिर उसकी ड्यू डेट आ गई है, लेकिन जो भी आपका बोरोवर है वो उस पैसे को लेना नहीं चाह रहा है, उसका एक्सटेंशन करवा रहा है, या फिर एक फ्रेश लोन आपसे मांग रहा है कि मुझे फ्रेश लोन दे दो ताकि मैं इस एग्जिस्टिंग लोन को रीपे कर सकूं। इनमें से अगर कोई भी सिचुएशन है तो भी आपके ऑडिटर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस लोन का एग्रीगेट अमाउंट, जिस लोन की ड्यू डेट आ गई है, या जिस लोन का रिन्यूअल हो रहा है, जिस भी लोन का एक्सटेंशन हो रहा है, या जो भी फ्रेश लोन आप इशू कर रहे हो, राइट। हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है जो मैं पॉइंट बोल रही हूं ऊपर, कि अगर कोई कंपनी आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है, मतलब जिसका काम क्या है लोन लेना और देना, वहां पे उस कंपनी के ऑडिटर के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती हैं, राइट। फिर कहता है कि क्या आपकी कंपनी ने कोई भी लोन दिया है या कोई भी एडवांस दिया है इन दी नेचर ऑफ लोन, और वो लोन कैसा है, वो लोन ऐसा है विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, या एक ऐसा लोन है जिसके आपने रीपेमेंट के टर्म्स नहीं डिफाइन करे हैं, तो उस केस में भी आपके ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है क्या एग्रीगेट अमाउंट कितना है, उसका परसेंटेज कितना है टू द टोटल लोन विच इज ग्रांटेड टू द योर प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज, राइट। तो फिर से मैं फिर से एक बार इसको समराइज कर देती हूँ कि आपको करना क्या है। आपकी कंपनी ने क्या कोई आईजीएल किया, इन्वेस्टमेंट, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दी किसी भी एंटिटी को? हाँ, दी। क्या जिस भी एंटिटी को वो आईजीएल किया, क्या वो आपकी जेवी है, क्या वो आपकी सबसी है, क्या वो एसोसिएट है? हाँ, तो आप सबसे पहले उसको सबसे पहले उसको एक क्लोज में आपको उसके एग्रीगेट अमाउंट को बताना है, और उसका जो अमाउंट आपने आईजीएल किया हुआ है, कितना वो लोन बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग है वो बताना है। बी क्लोज में आपको यह बताना है कि इस सबसे एसोसिएट और जेवी के अलावा आपने किसी और कंपनी को आईजीएल दिया, हाँ दिया, तो उसका एग्रीगेट अमाउंट क्या है और कितना लोन आपका बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद अगले पॉइंट में आपको बताना है कि ये जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये लोन दिया गया है वो आपकी कंपनी के प्रेजुडिशियल नहीं होने चाहिए। उसके बाद क्या आपकी कंपनी ने जब ये आईजीएल किया, ये लोन दिया, एडवांस दिया, उसका रीपेमेंट का शेड्यूल उसने बनाया, वो आपको यहां पे बताना है। कितना ऐसा लोन एडवांस है जो 90 दिन से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी आपके ऑडिटर को बताना पड़ेगा यहां पे, राइट। उसके साथ साथ कोई ऐसा लोन, कोई ऐसा एडवांस जो ड्यूरिंग द ईयर मैच्योर हो रहा है, जिसकी ड्यू डेट इस ईयर में है, या फिर जिसका एक्सटेंशन हो रहा है, जिसका रिन्यूअल हो रहा है, तो उसका एग्रीगेट अमाउंट, जितना भी उसका रिन्यूअल हो रहा है, जितना भी उसका एक्सटेंशन हो रहा है, वो आपके ऑडिटर को बताना पड़ेगा। लास्ट में आपका ऑडिटर बताएगा कि क्या कोई ऐसा लोन या कोई ऐसा एडवांस विच इज इन द फॉर्म ऑफ लोन दिया गया जिसका कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं है, मतलब जो रीपेबल कैसे है, डिमांड पे रीपेबल है, तो उसका भी डिस्क्लोजर आपका ऑडिटर देगा। तो ये सारे पॉइंट यहां पे कवर होंगे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, लेकिन अगर आप इन पॉइंट को इससे कम डिस्कशन में पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होंगे। इतनी डिस्कशन इस कारों के लिए बेयर मिनिमम है, राइट। बहुत सारे पॉइंट जो आपका कारो 2016 था उसमें नहीं थे, कारो 2020 जब आया बहुत सारे पॉइंट्स उसमें ऐड हुए हैं, इसलिए डिस्कशन की जरूरत यहाँ पे ज्यादा है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेक्स्ट क्लोज, वो है क्लोज नंबर 4, और ये कहता है कि क्या आपकी कंपनी ने जब भी लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दी है, जो हमने भी बात करी, क्या उसके ऊपर जो सेक्शन नंबर 185, 186 ऑफ कंपनीज एक्ट की प्रोविजन लगती है, क्या उसने कंप्लाई किया या नहीं किया, वो यहाँ पे आपके ऑडिटर को उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। क्लोज नंबर 5 बात करता है पब्लिक डिपॉजिट की। ये कहता है क्या आपकी कंपनी ने कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट किया है इन दी फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, और जब भी आपकी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उस टाइम पे उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपका सेक्शन नंबर 73 टू सेक्शन नंबर 76 ऑफ कंपनीज एक्ट के साथ भी उसको कंप्लाई करना पड़ता है। तो क्या आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं इन दी फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, और अगर करे हैं तो जो भी आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस है, क्या आपकी कंपनी ने उसका कंप्लाई किया। उसके साथ साथ जो आपकी कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 73 से लेकर 76 की प्रोविजंस है, क्या आपकी कंपनी ने उसका कंप्लाई किया या नहीं किया, ये आपके ऑडिटर को इस
पर्टिकुलर क्लोज में बताना है। उसके साथ साथ अगर आपका कोई ऑर्डर पास किया है, किसने, आपके कंपनी लॉ बोर्ड ने या फिर ट्राइब्यूनल ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने या किसी भी कोर्ट ने, तो क्या आपकी कंपनी ने जब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करे आपके, उस टाइम पे इस ऑर्डर के साथ कंप्लाई किया या नहीं किया। तो फर्स्ट में उसने क्या देखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस, प्रोविजन ऑफ 73 to 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, और सेकंड में आपका ऑर्डर क्या देखेगा कि क्या कोई ऑर्डर पास हुआ था, अगर हुआ था तो क्या आपकी कंपनी ने उस ऑर्डर का कंप्लाई किया या नहीं किया। मूविंग फॉरवर्ड टू सिक्स्थ क्लोज, दैट इज कॉस्ट रिकॉर्ड। ये क्या कहता है कि जिस भी कंपनी के ऊपर सेक्शन नंबर 148 ऑफ कंपनी एक्ट, जिसको आप पढ़ते हो रूल नंबर 3 के साथ, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है उन कंपनीज को जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर सेक्शन नंबर 148 की प्रोविजंस एप्लीकेबल होती है, तो क्या आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए या नहीं बनाए, आपका ऑडिटर इस क्लोज में बताएगा। राइट, क्लोज नंबर 7 होता है स्टैच्यूटरी ड्यूज का। यह कहता है कि क्या आपकी कंपनी अपने स्टैच्यूटरी ड्यूज को, क्या होते हैं स्टैच्यूटरी ड्यूज, जैसे कि टैक्स की लायबिलिटी होगी, जीएसटी की लायबिलिटी, जो ड्यूज आपकी कंपनी को गवर्नमेंट को पे करते हैं, जैसे जीएसटी की लायबिलिटी, इनकम टैक्स की लायबिलिटी, पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा, ये सारे पैसे, क्या आपकी कंपनी रेगुलर है इन ड्यूज को पे करने में। ये कौन से ड्यूज हैं, अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। पहले क्लोज में आप क्या बताओगे, पहले पार्ट में अनडिस्प्यूटेड ड्यूज। अनडिस्प्यूटेड ड्यूज का मतलब है कि जिसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा, आपकी कंपनी अपनी लायबिलिटी को एक्सेप्ट करती है। राइट, और अगर नहीं, मतलब आपकी कंपनी अगर अनडिस्प्यूटेड ड्यूज पे करने में रेगुलर नहीं है, उस केस में आपका ऑडिटर रिपोर्ट करता है कि कितना अमाउंट एरियर है, कौन सी डेट पे, ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट डेट, जो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और ये आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट कहां से देखोगे, जिस दिन वो आपका अमाउंट पेबल था। मतलब अगर आपको किसी भी ड्यू को पे करना था, 31 मार्च तक पे करना था, 31 मार्च नहीं लेते हैं, आपको कोई भी अमाउंट पे करना था 6 मई तक। राइट, तो 6 मई से लेकर आप यहां से 6 महीने कैलकुलेट करोगे, और कोई भी ड्यू जो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, आपका ऑडिटर देखेगा कि बैलेंस शीट डेट पर कैसा, कितना ऐसा अमाउंट है जो 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसकी रिपोर्टिंग आपके ऑडिटर को यहां पे करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर कोई अनडिस्प्यूटेड, कोई डिस्प्यूटेड ड्यूज है, मतलब जिसके अगेंस्ट डिस्प्यूट चल रहा है कहीं पे किसी फोरम में, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम टैक्स की एक डिमांड आई हुई है, एक लाइबिलिटी अराइज हुई है, आप कहते हो कि हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती है इनकम टैक्स देने की, लेकिन जो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट है वो कहती है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो एक डिस्प्यूट है, तो आपके ऑडिटर को रिपोर्ट में देना पड़ता है कि वो किस फोरम में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या वो इनकम टैक्स आपकी अथॉरिटी में चल रहा है, मतलब इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में चल रहा है, किस फोरम में वो डिस्प्यूट चल रहा है, आपके ऑडिटर को उसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है। क्लोज नंबर आपका आता है 8, जहां पे आपके ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है इन रिलेशन टू अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। कैसी ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस आपकी एंटिटी ने, आपकी कंपनी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन उसने इनकम टैक्स असेसमेंट में उसको डिस्क्लोज किया हुआ है। तो आपके ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो आपकी मैनेजमेंट ने, आपकी एंटिटी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाई, लेकिन जब उसकी इनकम टैक्स असेसमेंट हुई तो उसमें उसने वहां पे डिस्क्लोज किया। उसके साथ साथ क्या जो पहले अनरिकॉर्डेड इनकम्स थी, जो आपकी कंपनी ने पहले रिकॉर्ड नहीं की थी, क्या उसने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपरली उन इनकम को रिकॉर्ड कर लिया है, उसकी रिपोर्टिंग आपकी ऑडिटर को देनी पड़ेगी क्लोज नंबर 8 में। क्लोज नंबर 9 कहता है कि अगर आपकी कंपनी ने कोई भी बोरोइंग ली है, ऊपर हमने क्या देखा था, पैसा दिया है, अगर उसने कोई भी पैसा लिया है, क्या आपकी कंपनी ने इन लोन, एडवांस और इन बोरोइंग की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है या नहीं किया है, उसको आपके ऑडिटर को यहां पे बताना पड़ेगा। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो इस फॉर्मेट में आपके ऑडिटर को रिपोर्ट देनी पड़ती है कि किस नेचर की बोरोइंग थी, इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज। राइट, किस आपके लेंडर का नाम क्या था, मतलब किस बैंक से आपने लिया था, कहां से आपने पैसा उधार लिया था। उसके साथ साथ अगर आपका अमाउंट पे नहीं है तो उसकी ड्यू डेट क्या थी, क्या आपका प्रिंसिपल का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो आपको बताना पड़ेगा, और कितने दिन से ये आउटस्टैंडिंग है, नंबर ऑफ डेज, जितने डेज से ये डिले हुआ है, आपको ये बताना पड़ेगा। उसके साथ साथ वो अपनी कोई रिमार्क्स देना चाहता है तो वो रिमार्क्स दे सकता है। राइट,
फिर कहता है क्या आपकी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है। आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि जब भी आप किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हो और अगर आप उसका पैसा रिपे नहीं करते हो और जो भी उसकी गाइडलाइंस है अगर आप उस गाइडलाइंस को सेटिस्फाई कर देते हो तो उस केस में आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो क्या आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है, आपका ऑडिटर यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग करेगा। उसके साथ साथ आपने कोई टर्म लोन लिया और आपने जिस पर्पस के लिए वो टर्म लोन लिया उस पर्पस के लिए उस टर्म लोन को यूटिलाइज नहीं किया, उसकी रिपोर्टिंग भी क्लोज नंबर 9 में होती है और एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है। राइट, आपने किस पर्पस के लिए लोन लिया था, किस पर्पस के लिए उसको यूज किया, कितने टाइम के लिए उस पर्पस के लिए आपने उसको यूज किया, ये सारी डिटेल आपका ऑडिटर यहां पे देगा। उसके साथ साथ अगर आपने कोई फंड रेज करे थे शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए और अगर आपने उसको यूज कर लिया है लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए तो आपके ऑडिटर को इसकी रिपोर्टिंग भी देनी पड़ेगी यहां पे क्लोज नंबर 9 पे। फिर कहता है कि क्या आपके कंपनी ने कोई भी फंड लिया है किसी भी एंटिटी से या किसी भी पर्सन से। क्यों लिया है, क्योंकि उसकी सब्सिडरी कंपनी की या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी की, उसकी जॉइंट वेंचर कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन थी उसको मीट करने के लिए, मतलब आपकी कंपनी की कोई सब्सिडी कंपनी, कोई एसोसिएट कंपनी, कोई जेवी कंपनी है, उनकी कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगी, उसको मीट करने के लिए आपकी कंपनी ने किसी एंटिटी से लोन लिया है, किसी पर्सन से लोन लिया है। अगर लिया है तो यह बताओ कि किस नेचर की ये ट्रांजैक्शंस थी और अमाउंट क्या था जो आपकी कंपनी ने रेज किया है। उसके साथ साथ क्या आपकी कंपनी ने जो पैसा कोई उधार लिया है किस तरीके से लिया है, अपनी सिक्योरिटीज को, अपने शेयर को प्लेज करके लिया है, तो उसका डिस्क्लोजर भी आपका ऑडिटर देगा। लेकिन ये जो सिक्योरिटी जो आपकी कंपनी ने प्लेज करी है वो सिक्योरिटीज कहां पे थी, वो सिक्योरिटीज वो उसकी वो इन्वेस्टमेंट थी जो उसने अपनी सब्सिडी में की हुई थी, जो उसने जेवी में या अपनी एसोसिएट कंपनी में की थी, तो उसकी डिटेल्स भी आपके ऑडिटर को यहां पे देनी है। फिर से अगर मैं इस क्लोज को समराइज करूं, क्लोज नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्लोज है। क्या कहता है कि क्या आपकी कंपनी ने कोई लोन लिया है, कोई एडवांस लिया है, कोई बोरोइंग ली है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी पार्टी से। अगर लिया है तो क्या आपकी कंपनी ने उसकी रीपेमेंट में या तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट में या फिर उसके इंटरेस्ट के अमाउंट में रीपे करने में कोई डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट किया है तो इस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग होगी। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को यह भी रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या आपकी कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर बनाया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ क्या आपकी कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म फंड्स रेज किए थे, मतलब शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए फंड रेज किए थे लेकिन बाद में उसको लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए यूज किया है, उसकी रिपोर्टिंग भी आपका ऑडिटर यहां पे देगा। क्या कोई ऐसा टर्म लोन था जो आपकी कंपनी ने जिस पर्पस के लिए यूज किया, आपकी कंपनी ने उस टर्म लोन को उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, उसकी रिपोर्टिंग भी आपके ऑडिटर को देनी पड़ेगी। क्या आपकी कंपनी ने अपनी सब्सिडी कंपनी, अपनी एसोसिएट कंपनी, अपनी जेवी कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कोई लोन, कोई एडवांस लिया है, उसकी रिपोर्टिंग भी यहां पे देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ क्या आपकी कंपनी ने कोई लोन, कोई एडवांस लिया है, कैसे, अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करके, उसकी रिपोर्ट भी यहां पे देनी पड़ेगी। और वो सिक्योरिटीज कहां पे थी, उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी सब्सिडी कंपनी में, जेवी कंपनी में और उसकी एसोसिएट कंपनी में। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लोज, दैट इज आपकी एप्लीकेशन मनी जो आपने रेज करी। क्या जो आपने एप्लीकेशन मनी रेज करी, मतलब जो आपने आईपीओ जब ऑफर किया या एफपीओ ऑफर किया उससे जो भी पैसा आया, इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर आपने डिबेंचर भी इशू किया, अगर उससे कोई पैसा आया ड्यूरिंग द ईयर और आपने उस पैसे के लिए उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए आपने उस पैसे को रेज किया था, मतलब जब भी आपकी कंपनी आईपीओ लेकर आती है, एफपीओ लेकर आती है, उस टाइम पे आपकी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में वो बताती है कि जो पैसा मैं उठा रही हूं उस पैसे को मैं कहां कहां लगाऊंगी, और अगर आपकी कंपनी ने उस पैसे की यूटिलाइजेशन उस पर्पस के लिए नहीं की तो आपके ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि कितना उसका डिले था, मतलब कितने टाइम के अंदर उसको यूज करना चाहिए था और उसने नहीं किया। उसके साथ साथ अगर कोई सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन हुई है, मतलब बाद में जाके उसने सही पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो वो सारी डिटेल्स आपके ऑडिटर को यहां पे देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ सेक्शन नंबर 42 में आपकी कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करती है। सेक्शन नंबर 42 किसका, कंपनीज एक्ट का। तो क्या आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट
अलॉटमेंट करी, अपने सिलेक्टेड प्राइवेट एंटिटीज को कोई भी अलॉटमेंट करी तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। मतलब आपकी जो कंपनी ने ये अलॉटमेंट करी होगी वो किसके अकॉर्डिंग करी होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 42 और 62 जो राइट शेयर्स के बारे में बात करता है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करी होनी चाहिए, राइट। तो ये आपके ऑडिटर को दो चीजें यहाँ पे बतानी पड़ेंगी। फिर आता है आपका क्लोज नंबर 11 जो बात करता है फ्रॉड की। ये कहता है क्या कोई भी फ्रॉड किया है आपकी कंपनी ने, वेदर एनी फ्रॉड बाय योर कंपनी या फिर वेदर एनी फ्रॉड ऑन योर कंपनी, आपकी कंपनी ने किसी के ऊपर फ्रॉड किया, आपकी कंपनी के ऊपर किसी ने फ्रॉड किया, दोनों ही सिचुएशन में आपके ऑडिटर को क्लोज नंबर 11 में रिपोर्टिंग देनी है। चाहे वो फ्रॉड नोटिस हुआ है चाहे वो फ्रॉड रिपोर्टेड फ्रॉड था, दोनों ही केस में आपके ऑडिटर को रिपोर्टिंग देनी है। क्या रिपोर्ट करेगा वो कि उस फ्रॉड का नेचर क्या था और उसका अमाउंट उस फ्रॉड के अंदर कितना इन्वॉल्व था, इसकी रिपोर्टिंग आपका ऑडिटर देगा। उसके बाद कहता है कि जो आपकी ऑडिटर की फ्रॉड की रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कहां पे, सेक्शन नंबर 143 के सब सेक्शन नंबर 12 टू बी रेड विद द रूल 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल। उस केस में अगर कोई फ्रॉड आपके ऑडिटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है तो उस फ्रॉड की जो रिपोर्टिंग है आपका ऑडिटर कारों में भी डालेगा। उसके साथ साथ कहता है क्या आपके ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को कंसीडर किया। विसल ब्लोअर मैकेनिज्म क्या होता है, एक राइट प्रोवाइड किया जाता है कि जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो डायरेक्टली सीईओ और आपके सीएफओ मतलब जो आपकी टीसीडब्ल्यूजी के लोग हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं अगर उनको कोई भी मिसमैनेजमेंट लगती है अपनी कंपनी में, ठीक है, या कोई भी इशू है जो उनको कंसर्न कर रहा है, तो उसको कहते हैं विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। तो क्या आपकी ऑडिटर ने आपकी कंपनी के विसल ब्लोअर मैकेनिज्म जो कंप्लेंट्स थी उनको कंसीडर किया और क्या ड्यूरिंग द ईयर आपकी कंपनी को कोई ऐसी कंप्लेंट मिली तो वो आपका ऑडिटर यहां पे मेंशन करेगा, राइट। फिर आता है क्लोज नंबर आपका 12 जो बात करता है निधि कंपनीज। तो निधि कंपनीज को दो चीजों का कंप्लायंस करना पड़ता है। क्या, नंबर 1 उनको एक रेशियो मेंटेन करनी पड़ती है, कितनी, 1:20 की। ये किसके रिलेशन में मेंटेन करनी पड़ती है, जो उनके नेट ओन्ड फंड हैं टू द डिपॉजिट, उसकी रेशियो होनी चाहिए 1:20। मतलब अगर उनका खुद का रुपया 1 है तो वो 20 रुपए ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या आपकी कंपनी ने, क्या आपकी निधि कंपनी ने इस प्रोविजन के साथ कंप्लायंस किया या कंप्लायंस नहीं किया, आपके ऑडिटर को यहां पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपकी निधि को आपकी निधि कंपनी को 10% जो डिपॉजिट्स होते हैं वो अनइनकम्बर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, जो फ्री होते हैं, उसको उसमें रखने पड़ते हैं। मतलब उसके जो टोटल डिपॉजिट होते हैं उसका 10% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट। तो क्या आपकी निधि कंपनी ने इसका कंप्लायंस किया या नहीं किया, इसकी रिपोर्टिंग भी आपका ऑडिटर यहां पे देगा। उसके साथ साथ क्या आपकी जो निधि कंपनी है उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और क्या ड्यूरिंग द ईयर आपकी निधि कंपनी ने उस डिपॉजिट की रीपेमेंट या उस डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट की रीपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट किया, तो उस केस में अगर किया है तो उसकी डिटेल भी यहां पे दी जाएगी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लोज जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। ये क्लोज कहता है कि अगर जो भी कंपनी ने आपकी कंपनी ने ट्रांजैक्शंस करी हैं अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ, वो ट्रांजैक्शंस किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सेक्शन नंबर 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट जहां पे अप्रूवल्स लगते हैं आपकी ऑडिट कमेटी के, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जो आपकी सेक्शन नंबर 188 की प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आपका ऑडिटर इसकी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद कहता है आपका नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 14th। क्या कह रही है कि क्या आपकी कंपनी के अंदर कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मतलब कोई इंटरनल ऑडिट की डिपार्टमेंट है, कोई इंटरनल ऑडिटर है, कम्युनिस्ट्रेटिंग द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस, मतलब आपके साइज को देखते हुए बिजनेस का जितना बड़ा साइज है उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी एंटिटी के पास कोई इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है और क्या आपके ऑडिटर ने इस इंटरनल ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसको कंसिडर किया है अपनी ऑडिट के टाइम, आपका ऑडिटर इसको भी मेंशन करेगा। क्लोज नंबर 15 में कहता है कि जो भी आपकी कंपनी है अगर उसने अपनी डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करी हैं, जिसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में सेक्शन नंबर 192 में, तो क्या उसने जब ये अपने डायरेक्टर्स के साथ अपने जो कनेक्टेड पर्संस हैं उनके साथ
अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी है तो क्या आपकी कंपनी ने जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 192 की उसके साथ कंप्लायंस किया या नहीं किया, इसको भी आपका ऑडिटर मेंशन करेगा। फिर आता है आपका पैरा नंबर 16, मतलब पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 16, और ये कहता है रजिस्ट्रेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहली चीज जो आपका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, क्या आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेक्शन नंबर 45IA में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना था। कौन लेता है? एनबीएफसी लेती है। मतलब कोई भी कंपनी जो एज अ एनबीएफसी फंक्शन करना चाहती है उसको आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर सेक्शन नंबर 45IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है। तो क्या आपकी कंपनी कैसी कंपनी है? अगर है तो ये भी बताओ कि क्या आपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया या नहीं लिया। उसके बाद कहता है क्या आपकी कंपनी ने, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब वो एनबीएफसी नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है एनबीएफसी के तौर पे काम करने का, लेकिन फिर भी क्या आपकी कंपनी काम कर रही है एज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका ऑडिटर यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। उसके साथ साथ क्या आपकी कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, राइट। और अगर है तो क्या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, जिन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करके किसी भी कंपनी को हम एलिजिबल बोलते हैं कि ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी कंपनी मीट कर रही है और कंटिन्यू टू बी एलिजिबल है एज द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसके साथ साथ अगर कोई आपका ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, अगर हैं तो आपके ऑडिटर को उनके नंबर्स बताने पड़ेंगे कि कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो आपके ग्रुप का हिस्सा हैं, राइट। फिर आता है आपका पैरा नंबर 17, और ये पैरा क्या कहता है कि क्या आपकी कंपनी को कोई भी कैश लॉसेस हुए हैं इन द फाइनेंशियल ईयर, दोबारा से बोल रही हूँ, इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके साथ साथ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर हुए हैं, इस साल में भी और पिछले साल में भी, आपके ऑडिटर को क्या करना है, उनका अमाउंट यहाँ पे स्टेट करना है। फिर आता है आपका क्लोज नंबर 18। क्लोज नंबर 18 कहता है कि आपके ड्यूरिंग द ईयर क्या किसी ऑडिटर ने आपकी कंपनी से रिजाइन किया है? अगर किया है तो क्या जाते वक्त वो कोई आपको ऑब्जेक्शन लेके गया, कोई उसने कंसर्न रेज करे, उसकी कोई कंसिडरेशन थी, तो आपके ऑडिटर को यहाँ पे उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या आपके ऑडिटर ने जब अपनी ऑडिट करी, मतलब जो आपका ऑडिटर रिपोर्ट बना रहा है और आपका आउटगोइंग ऑडिटर अगर कोई कंसर्न रेज करके गया है, तो जब उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई वो कौन से कंसर्न थे और उसने कैसे कंसिडर किया अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त। उसके बाद आता है आपका क्लोज नंबर 19, और ये क्लोज नंबर 19 क्या कहता है कि क्या आपके ऑडिटर का ओपिनियन है कि आपकी एंटिटी में कोई भी मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब जहां पे आपके ऑडिटर को लगता है कि कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जो एक सिग्निफिकेंट डाउट डालती है ओवर द एबिलिटी ऑफ योर एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर, और आपके ऑडिटर इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, या फिर आपके जो भी फाइनेंशियल एसेट है आपकी एंटिटी की उनकी रियलाइजेशन डेट पे, या जो भी आपकी मैनेजमेंट की वर्किंग थी फ्यूचर कैश फ्लोज को लेकर, अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है और मेरी एंटिटी अपने एसेट को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रियलाइज कर लेगी, तो उसको आपके ऑडिटर को क्लोज नंबर 19 में यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ती है, राइट। फिर आता है आपका क्लोज नंबर 20। क्लोज नंबर 20 बात करता है अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट। आपकी कंपनी को सेक्शन नंबर 1, कौन सा सेक्शन होता है, 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में स्पेसिफाइड सम डिपॉजिट करवाना पड़ता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, ठीक है। तो ये कहता है कि दो चीजें आपके ऑडिटर को इस वाले पर्टिकुलर क्लोज में रिपोर्ट करनी है। नंबर 1 कि अगर कोई भी सम है जो उसने अपने फंड में डिपॉजिट करवाया, फंड मतलब किसके लिए वो फंड, किसके नाम पे होता है वो फंड, वो शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज है जिनको आप कहते हो कि कॉर्पोरेट एक्टिविटी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने वाली जो एक्टिविटीज होती है, जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, ये सारी चीजें, राइट। तो अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो आपके फंड में, कौन सा फंड, जो शेड्यूल 7 में स्पेसिफाइड है, उस फंड में डिपॉजिट कराया हुआ है और वो अमाउंट अनस्पेंड है और वो अमाउंट रिलेटेड है अदर देन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो आपको फर्स्ट ए में उसको डिस्क्लोज करना है, मतलब उसकी डिटेल देनी है। और जो आपका अमाउंट रिमेनिंग है अनस्पेंट,
जो आपने फंड बनाया हुआ है शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग, और वो कहाँ पे है, वो इन रिलेशन टू दैट प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, मतलब इन रिलेशन टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उसकी रिपोर्टिंग आपके पॉइंट नंबर बी में देनी है। फिर आता है आपका लास्ट क्लोज, दैट इज क्लोज नंबर 21। मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया तो मैंने आपको क्या बोला, कारों की रिपोर्टिंग आपके कंपनी का जो ऑडिटर होता है, जो आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्ट जो आपका पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 21 है, सिर्फ वो एप्लीकेबल होता है। ये क्या कहता है कि जहां पे कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी एडवर्स रिमार्क दिए हैं रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स ने। अब इस चीज को समझो, मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसका, मान लो मैं ए लिमिटेड कंपनी हूं, मेरी एक सब्सी है, मेरी एक एसोसिएट है, तो मैं ए लिमिटेड कंपनी अपनी एसएफएस तो बनाऊंगी, उसके साथ साथ मुझे अपनी सीएफएस भी बनानी है। ऐसा कौन कहता है, सेक्शन नंबर 129, राइट। तो ये कहता है कि हर एक कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा। तो मतलब ये कंपनी जब अपनी एसएफएस बनाएगी, इसका जो ऑडिटर होगा उसके ऊपर कारो तो एप्लीकेबल होगा, और जो ये बाकी एंटिटीज है, मतलब जो उसकी सबसी कंपनी है और जो ये आपकी एसोसिएट कंपनी है, इनके भी कोई ना कोई ऑडिटर्स होंगे। तो जब इनके ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो उनके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल होगा, राइट। लेकिन जब इस कंपनी की सीएफएस बनेगी, उस सीएफएस का जो ऑडिटर होगा उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर जब इन कंपनी, जो इनकी एसोसिएट कंपनी है, इसकी जेवी है या इसकी सबसी कंपनी है, इनके ऑडिटर ने जब रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के टाइम पे उन्होंने कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क दिए हैं अपनी कारों में, ऊपर हमने सारे मैटर्स पढ़े, अगर उनमें हमने बोला कि क्या इसने ऐसा किया, क्या इसने ऐसा किया, क्या इसने लोन लिया, क्या इसने डिफॉल्ट किया, अगर इनका जवाब ना है, मतलब एडवर्स है, कि अगर उसने बोला क्या इसने कोई भी डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, यस डिफॉल्ट किया है, तो क्या है ये एडवर्स रिमार्क है। तो अगर ऊपर वाली जो हमने पॉइंट डिस्कस करे उनका जवाब अगर कोई एडवर्स है या क्वालिफाइड है, जो इनके रिस्पेक्टिव कंपनी के ऑडिटर ने अपनी कारो रिपोर्ट में दिया है, उसका डिस्क्लोजर यहां पे आपके ऑडिटर को देना है, राइट। तो आपको यहां पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर कोई एडवर्स रिमार्क है तो आपको डिटेल देनी है कि किन कंपनीज की कारो रिपोर्ट में ये एडवर्स रिमार्क है और किस पैरा नंबर में। अगर मैंने डिफॉल्ट, जो मैंने एडवर्स रिमार्क अभी आपको बताया कि आपने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में, तो यहां पे आपका पैरा नंबर 3 का क्लोज नंबर 9 लगा, ठीक है। तो किस पैराग्राफ में है आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, और क्या वो क्वालिफिकेशन है और क्या वो एडवर्स रिमार्क है, आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका टोटल होते हैं 21 क्लोजेस, और पैरा नंबर 3 ऐसे यहाँ पे खत्म होता है, राइट। पैरा नंबर 4 कहता है कि जहां पे भी ऊपर पैरा नंबर 3 में जो भी अपनी बातें बोली, अगर आपका जो आंसर है वो क्वालिफाइड आंसर है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, या फिर अनफेवरेबल आंसर है, तो आपके ऑडिटर को रीजंस बताने पड़ते हैं कि क्यों। तो वो ऐसा कौन बोलता है, पैरा नंबर 4 बोलता है। तो अगर मैं दोबारा से, ऑल्दो क्लास लंबी हो चुकी है बट फिर भी सारे मैटर्स को दोबारा से एक बार बोल लें, तो फर्स्ट क्लोज में वो क्या बताता है, पीपीई के बारे में बताता है। क्लोज नंबर 2 में क्या बताता है, इन्वेंटरीज के बारे में बताता है। क्लोज नंबर 3 में क्या बताता है, आईजीएल के बारे में बताता है। क्लोज नंबर 4 में वो क्या बताएगा आपका कि क्या आपकी कंपनी ने जब ये लोन्स और एडवांसेस दिए उसने सेक्शन नंबर 185, 186 का कंप्लायंस किया या नहीं किया। क्लोज नंबर 5 में बताएगा वो आपके पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में, कहाँ गया पब्लिक डिपॉजिट। क्लोज नंबर 6 में बताएगा वो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड। क्लोज नंबर 7 में बताएगा वो आपके स्टैच्यूटरी ड्यूज के बारे में। क्लोज नंबर 8 में बताएगा कि क्या आपकी कंपनी के पास कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं, जो ट्रांजैक्शंस उसने इनकम टैक्स में तो दिखाई थी पर वो ट्रांजैक्शंस उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई। क्लोज नंबर 9 में बताएगा क्या आपकी कंपनी के पास कोई भी उसने लोन एडवांस लिया, उसके रीपेमेंट में उसने कोई डिफॉल्ट किया। 10 में जाके बताएगा कि कोई भी अगर कोई एप्लीकेशन बनी थी जो उसने उसने पैसा उठाया आईपीओ एफपीओ के नाम पे, पर उसने उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जिस पर्पस के लिए उसने उठाया। उसके साथ साथ क्या उसने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी, अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी तो क्या उसने सेक्शन नंबर 42 और जो आपका सेक्शन नंबर 64 है, आई थिंक 62 का कंप्लायंस किया या नहीं किया। और आपके पैरा नंबर 11 में बताएगा फ्रॉड, कि आपके ऑडिटर को क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फ्रॉड उसने नोटिस किया या कंपनी को रिपोर्ट किया गया, चाहे कंपनी ने किया या कंपनी के ऊपर किया, उसका आपके ऑडिटर यहाँ पे डिस्क्लोजर देगा। उसके साथ साथ जो उसको अगर उसने कोई फ्रॉड
सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया उसका डिस्क्लोजर भी उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। निधि कंपनीज की जो 2 कंडीशंस है कि उसको अपने नेट ओन फंड टू डिपॉजिट की रेशियो मेंटेन करनी 1:20 और 10% ऑफ द टोटल जो उसके डिपॉजिट है वो अनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में होनी चाहिए। क्या आपकी कंपनी ने उसका कंप्लाइंस किया, उसको आपको ऑडिटर यहाँ पे बताएगा। उसके साथ साथ आपकी निधि कंपनी ने जो उसने डिपॉजिट एक्सेप्ट करे थे, क्या उसकी रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसकी रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया, उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आपको ऑडिटर देगा। क्या आपकी कंपनी ने जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करी तो सेक्शन नंबर 177 और 188 की प्रोविजंस का कंप्लायंस किया, आपका ऑडिटर इसको यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। क्या आपकी कंपनी के अंदर कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो क्या आपके ऑडिटर ने उस इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज किया है, उसको कंसिडर किया है, आपका ऑडिटर रिपोर्ट करेगा अंडर क्लोज नंबर 19। क्लोज नंबर 20 में बोलेगा कि जो भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या आपके कनेक्टेड पर्संस हैं, क्या आपकी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर इन डायरेक्टर्स इन कनेक्टेड पर्संस के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स करी हैं, अगर करी हैं तो क्या उसने सेक्शन नंबर 192 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। फिर क्लोज नंबर आपके, मैं कहाँ पे थी, क्लोज नंबर 15 था, आई एम नॉट श्योर कि मैंने कौन सा क्लोज बोला, ये क्लोज नंबर 15 था। उसके बाद क्लोज नंबर 16 कहता है कि क्या आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेनी थी अंडर सेक्शन 45IA, अगर लेनी थी तो क्या उसने रजिस्ट्रेशन ली, राइट। उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन ली नहीं फिर भी एज ए NBFC या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर काम कर रही है, वो बताएगा। क्या आपकी कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर है तो क्या वो एलिजिबल है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए, वो बताएगा। उसके बाद क्या आपका जो ग्रुप है उसके अंदर अगर एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उनकी डिटेल आपका ऑडिटर यहां पे देगा। फिर कहता है क्लोज नंबर 17 में कैश लॉसेस के, अगर आपकी कंपनी को कोई भी इस साल या पिछले साल में कैश लॉसेस हुए हैं तो उसके अमाउंट को आपके ऑडिटर को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है। क्लोज नंबर 18 में अगर कोई भी आपकी कंपनी का ऑडिटर कंपनी को छोड़ के गया है और वो जाते जाते कोई इशू कंसर्न रेज करके गया है तो क्या आपके ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त उन इश्यूज को कंसिडर किया या नहीं किया, उसको भी आपका ऑडिटर यहाँ पे बताएगा। क्लोज नंबर 19 में आपका ऑडिटर ओपिनियन देगा कि उसके अकॉर्डिंग उसके ओपिनियन में कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है जो एक डाउट डाल सकती है आपकी एंटिटी की गोइंग कंसर्न के ऊपर। क्लोज नंबर 20 में आपका ऑडिटर बताएगा कि कितना पैसा है जो आपके अनस्पेंट CSR फंड में पड़ा है। पहले क्लोज में बताएगा कि जो रिलेट करता है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और बी में उसको बताना है कि जो रिलेट कर रहा है आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से। तो कितना पैसा अनस्पेंट है आपके ऑडिटर को यहाँ पे उसकी डिस्क्लोजर उसकी डिटेल देनी है, नॉट डिस्क्लोजर, उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद आपकी अगर जो आपकी एंटिटीज हैं, मतलब आपकी सब्सिडी कंपनी, आपकी एसोसिएट कंपनी, आपकी JV कंपनी, अगर उनकी रिस्पेक्टिव कारो रिपोर्ट में कोई भी एडवर्स रिमार्क है इन रिलेशन टू द मैटर्स तो आपके ऑडिटर को उसको यहाँ पे क्लोज नंबर 21 में इंक्लूड करना पड़ेगा कि किस नेचर का वो रिमार्क था, कौन से पैरा में वो रिमार्क था, क्या उसकी डिटेल थी, क्या वो रिमार्क था। तो दिस वाज योर कारो 2020। आई एम श्योर ये क्लास लंबी हुई है, लेकिन इस क्लास को लंबा करना मेरे बस में, मतलब इस क्लास को छोटा करना वॉज नॉट इन माई हैंड। रीज़न बीइंग इससे कम टाइम में अगर कोई बोलता है कि मैंने कारो पढ़ा दिया है, इसमें अभी भी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि मैं क्लास बंद करूं और आपको सब कुछ याद है। आई एम श्योर कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको सब कुछ याद है, लेकिन जब एक आप क्लास बंद करोगे एक बार खुद से सारे क्लोजेस पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, राइट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर एग्जाम में आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिल गया, 4 भी मिल गया तो भी मोर देन सफिशिएंट है। यू शुड बी थैंकिंग योरसेल्फ कि आप इस चैप्टर को करके गए, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक को करके गए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आप वीडियो को लाइक करते हो सो तो इट मोटिवेट्स योर टीचर, ऑब्वियसली इट मोटिवेट्स मी कि वाओ यू नो स्टूडेंट्स आर लाइकिंग द कंटेंट। ऑल्सो व्हेन यू लाइक अ सर्टेन वीडियो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है, ओके। सो इस चैनल की रीच बढ़ेगी, इस वीडियो की रीच बढ़ेगी एंड मोर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। हैव अ ग्रेट डे और नाइट जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।